एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उसके प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम जानते हैं कि ये जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न्स रिपीट होते हैं एंड थोड़ा बहुत आगे पीछे क्वेश्चंस का कंटेंट भी रिसाइकिल होता है इसमें। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थरोली जानें, समझ सकें कि क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है एंड आप अपने अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिडिक्ट कर सकें कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं ईयर 2013 से। हम लोग कोशिश करेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को हम पूरी तरीके से डिस्कस करें। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार एंड हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीसीएस के एग्ज़ाम्स जो हैं, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स फोकस्ड होता है। हाँ, इसमें थ्योरी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें करंट अफेयर्स का भी काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड क्योंकि करंट अफेयर्स जो हैं उस साल के पेपर के हिसाब से करंट अफेयर्स आते हैं, तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड एडवोकेटेड फॉर ऑफिसर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज इन ट्रायल गोइंग इन द रेड फोर्ट। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, एम ए जिन्ना एंड सर टीबी सप्रू। ठीक है, इसका सही आंसर है डी, सर टीबी सप्रू। ठीक है। एंड ये जो पूरा इंसिडेंट है, इसे रेड फोर्ट ट्रायल के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका 1945 में होता है। ठीक है, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद और इंडियन नेशनल आर्मी वाले जो मूवमेंट है उसके बाद होता है। ठीक है। एंड आपके जो इंडियन सोल्जर्स का ट्रायल होता है उनके लिए एडवोकेट किया था सर टीबी सप्रू ने। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट इन प्रोविंसेस इन 1937 फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड द कांग्रेस रूल लास्ट? 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने, 29 महीने, 30 एंड 31 महीने। तो इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है ए, 28 महीने चला था। ठीक है। 1937 में देखिए प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन हुआ था। प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस हुए थे यहाँ पे। ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या था, रिजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ठीक है। एंड अलग अलग जगहों पे कांग्रेस ने कंटेस्ट किया था एंड कांग्रेस को मेजॉरिटी काफ़ी जगहों पे मिली थी, कि मेजॉरिटी ऑलमोस्ट सारे प्रोविंसेस में मिली थी, इन एक्सेप्ट बंगाल, असम, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, एंड पंजाब। एंड अलग अलग जगहों पे इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, जैसे बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार। ठीक है। एंड लेटर इन आसाम ऑल्सो। बट आगे चल के कुछ कारणों की वजह से अक्टूबर 1939 में सारी की सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने, सारी कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने रिज़ाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपका वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है एंड उसके चलते गवर्नमेंट से डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 168, 169, 170 एंड
171। तो इसका सही आंसर है आपका आर्टिकल 169। ठीक है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सके, अबॉलिश कर सके थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाता है। अब एक बार इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। अगर कहीं भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना होता है तो सबसे पहले इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो स्टेट असेंबली में शुरू होता है। यहाँ पे इसके ऊपर वोटिंग होती है एंड यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जब यहाँ से पास होता है तब ये रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट देखता है यहाँ पे पास कर दिया है एंड ये पार्लियामेंट के लिए फीजिबल है कि नहीं। अगर पार्लियामेंट इसे पास कर देता है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इस्टेब्लिश हो जाता है। एंड एक बार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में देख लीजिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है ये आपका अपर हाउस होता है। ठीक है, अपर हाउस होता है, ये परमानेंट हाउस होता है एंड इसका टेन्योर होता है 6 ईयर्स। ठीक है, 6 ईयर होता है एंड जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, एंड इसके रूल्स के हिसाब से कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो ओवरऑल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एंड जो मेंबर्स हैं 40 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब 40 to 1/3 मेंबर्स। ठीक है, 1/3 मेंबर्स ऑफ असेंबली। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर constituting a national commission for scheduled caste and scheduled tribes made? Article 338 and 338A, Article 337, 334 and 339। तो इसका सही आंसर है आपका 338 and 338A कि जो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है ये आपका आर्टिकल 338 के अंडर में आता है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है ये आपका 338A में आता है। ठीक है, एंड आपका अगर कुछ इससे बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो आपके 2003 से पहले तक दोनों जो हैं एक ही कमीशन के अंडर में आते थे। ठीक है, लेकिन 2003 में आपका आता है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है एंड इसके तहत क्या होता है, इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग कमीशन बनाया जाता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए एंड द कॉमन कमीशन एंड इन्हें एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे सेट किया जाता है अंडर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तौर पे। ठीक है, एंड इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो दोनों कमीशंस होते हैं इनका काम होता है कि अलग अलग मैटर्स पे इन्वेस्टिगेट करना और इनका स्टेटस, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं इनके स्टेटस को मॉनिटर करना एंड हर साल एक एनुअल रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देना और इस एनुअल रिपोर्ट को प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, तो इसका आंसर है 108। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा मेड? आर्टिकल 331, 221, 121 एंड 139। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आर्टिकल 331। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल 39A है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। उसके बाद आर्टिकल 40 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्राम पंचायत। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 44 है इक्वल यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल 48 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही से मैच नहीं है?
तो एक एक करके देखते हैं। जो आर्टिकल 39A है ये हमारा पेयर सही है। आर्टिकल 39A जो DPSP का आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो यही है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। और जो आर्टिकल 39A है ये आता है आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। ठीक है। उसके बाद दूसरे आर्टिकल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 40 ये भी सही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। ठीक है, ये एक टाइप से ये भी DPSP है, जो हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट है वो इसी के अंतर्गत आता है और ये एक गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित है। उसके बाद आता है ऑप्शन सी, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये भी आपका ऑप्शन सही है, तो बचा आपका ये वाला ऑप्शन। ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये पेयर जो है ये पेयर गलत है। जो आर्टिकल 48 होता है, ये आर्टिकल 48 जो है क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, काल्व्स एंड अदर मिल्च एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, हु वॉज एसोसिएटेड विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना में कौन संबंधित था? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका आंसर सी, बाल गंगाधर तिलक। ये आपके डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं कहाँ पे? इन पुणे, इन महाराष्ट्र। ठीक है, और कब करते हैं ये करते हैं इन द ईयर 1884 में। एंड ये सोसाइटी जो है काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम देख चुके थे, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन वर द हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। ठीक है, इन तीनों जगहों पे हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुए थे? 1861, 1851, 1871 एंड 1881। तो इसका सही आंसर है 1861 में इस्टेब्लिश हुए थे। ठीक है, इन तीन जगहों पे। एंड जो आपका चौथा हाई कोर्ट था, चौथा हाई कोर्ट आपका इस्टेब्लिश हुआ था इलाहाबाद में। कौन से साल में? इन द ईयर 1866 में। ठीक है, एंड ये तो हो गया आपका ब्रिटिश पीरियड का के समय का। एंड जब इंडिया को फ्रीडम मिल जाता है तब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 214 होता है। ये कहता है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए जिसमें एक चीफ जस्टिस होना चाहिए। उस चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। उसके बाद है, विच स्टेट्स सेक्रेटरीट बिल्डिंग इज़ नोन एज राइटर्स बिल्डिंग। किस राज्य की सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? असम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वेस्ट बंगाल की जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है उसे राइटर्स बिल्डिंग भी कहा जाता है। ये जो राइटर्स बिल्डिंग है ये डिज़ाइन किसने करी थी? ये डिज़ाइन करी थी थॉमस लायन ने। थॉमस लायन ने ये बिल्डिंग जो है डिज़ाइन करी थी इन द ईयर 1777। किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिजाइंड फ्रॉम वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वाइसरॉय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, श्री शंकर नायर या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है सी, श्री शंकर नायर। जलियांवाला बाग जब ट्रेजेडी हुई थी तब इसके बाद क्या हुआ था, तब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और ये वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब वाइसरॉय का जो पर्सनल कैबिनेट था उसमें ये एक इंडियन मेंबर थे एंड इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, एंड अगर श्री शंकर नायर के बारे में बात करें तो ये एक समय पे 1897 ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एंड 1919 में इन्होंने रिज़ाइन किया था जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। और अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लें तो ये हुआ था आपका अप्रैल 13,
1919 में हुआ था। ठीक है, ये हुआ क्यों था? क्योंकि एक बहुत बड़ा लोगों का क्राउड जो है वो एक पार्क में इकट्ठे हुए थे, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द अनलॉफुल अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। एंड वहाँ पे फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने जो जनरल डायर थे उन्होंने फिर फायरिंग के ऑर्डर दिए, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई। एंड इसके अलावा श्री शंकर नायर जो थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया, और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने अपना नाइटहुड जो है वो रिनाउंस कर दिया। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं ध्यान में रखने वाले। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयर ऑफ कमिटी विच रिकमेंडेड डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज? KM पानीकर, HN कुंजरू, महात्मा गांधी एंड बलवंत राय मेहता। तो इसका जो सही आंसर है ये है बलवंत राय मेहता। इन्हीं की कमेटी के अंडर ये इनकी रिपोर्ट आई थी 1957 में, जिन्होंने अलग अलग पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें सजेस्ट करी थी। इनकी रिपोर्ट में 4 मेजर सजेशंस थी। देखिए, सबसे पहला जो सजेशन था इनकी रिपोर्ट में ये कि 3 टियर सेटअप होना चाहिए पंचायती राज का। ठीक है, कि जो विलेज लेवल है, एक विलेज लेवल होना चाहिए, ठीक है, एक ब्लॉक लेवल होना चाहिए और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होना चाहिए। विलेज लेवल पे होना चाहिए आपका ग्राम पंचायत, यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए पंचायत समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए आपका ज़िला परिषद। ठीक है, दूसरे चीज़ इन्होंने सजेस्ट करी थी कि जो विलेज पंचायत के जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। ठीक है, जबकि जो बाकी दोनों के जो मेंबर्स होंगे ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। एंड इसके बाद पंचायत समिति जो होगी इसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। ठीक है, एंड इसके अलावा जो चेयरमैन होगा ज़िला परिषद का वो आपका होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो ये ध्यान में रखने वाला है वो है जो राजस्थान स्टेट है, सबसे पहले ये वाला पूरा जो सिस्टम है राजस्थान में लागू हुआ था आपका 1959 में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सर्विस टैक्स, एजुकेशन टैक्स, बॉर्डर टैक्स एंड रोड टैक्स। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी, रोड टैक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवाई नहीं करता है। ये जो रोड टैक्स है ये अलग अलग जो पब्लिक पार्टिसिपेशन वाले जो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन वाले मॉडल हैं उसके अंडर में लेवाई होता है। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है टोल टैक्स का, कि जो प्राइवेट एंटिटी है जिसने अपने रिसोर्सेज यूज़ करे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, उनको वो टोल टैक्स के माध्यम से अपना कॉस्ट रिकवर कर सकें। ठीक है, तो अलग यहाँ पे मेन चीज़ है पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, एंड इसके अंडर में जो टोल टैक्स होता है ये आपका PPP मॉडल जो होता है, अलग अलग मॉडल्स होते हैं PPP के, जैसे बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, उसके बाद होता है बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफ़र होता है, तीसरा होता है हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, एंड चौथा होता है टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के मॉडल काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन। तो इसका जो सही आंसर है प्लानिंग कमीशन। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। जो UPSC हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जो UPSC हो गया, ये आपका आर्टिकल 315 से ये दोनों जो हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आपके आर्टिकल 315 से 323 के बीच में मेंशन किए गए हैं। जो फाइनेंस कमीशन है ये आपका आर्टिकल 280 के अंडर में मेंशन किया गया है, ये आपका एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। एंड जो प्लानिंग कमीशन है ये आपकी मार्च
1950 में इस्टेब्लिश किया था अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड केसी नियोगी। ठीक है, तो ये एक टाइप से गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, एंड इसको 2015 में रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद है पार्लियामेंट्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन, कि जो संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? मई 2005, जून 2005, जून 15 2005, 12 अक्टूबर 2005। तो इसका सही आंसर है 15 जून 2005। इसका आरटीआई बेसिकली होता क्या है? आरटीआई ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर सरकार से कोई भी सूचना चाहिए तो सही सूचना एक निर्धारित समय के अंदर उस व्यक्ति को दी जाए। ठीक है, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके बेसिक दो तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कि सरकार में जो भी हो रहा है वो लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ लोगों से छुपी नहीं होनी चाहिए। ये किस लिए किया है? ताकि करप्शन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, एंड यहाँ पे जितनी भी कौन कौन आता है आरटीआई के अंदर, सारी पब्लिक अथॉरिटीज़। आरटीआई जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर काम नहीं करता है। ठीक है, एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? आरटीआई का जो स्ट्रक्चर होता है ये 2 लेवल्स पे काम करता है। एक तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश ज़मींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1905 contains in 5th schedule, in 7th schedule, in the 9th schedule, in the 11th schedule, 1950 सॉरी। तो ये वाला जो एक्ट है उत्तर प्रदेश का लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, किस में आता है? तो इसका सही आंसर है इन द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 9th शेड्यूल के बारे में चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, अब अगर 9th शेड्यूल की अगर बात करें तो 9th शेड्यूल में देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। 9th शेड्यूल में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, अबाउट लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। इन टॉपिक्स के ऊपर 9th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, एंड ये अगर 9th शेड्यूल के बारे में अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, इन द ईयर 1951। एंड ख़ास बात ये है 9th शेड्यूल की, इसमें जो भी चीज़ें हैं ये इनमें जुडिशल स्क्रूटिनी नहीं हो सकती, जुडिशरी इनको नल एंड वॉइड नहीं कर सकती। लेकिन 2007 में जुडिशरी ने ये बोला कि जो 9th शेड्यूल है कंप्लीटली जुडिशरी से इम्यूनिटी नहीं मिल सकती है ऐसे। एंड जो भी कानून 22 अप्रैल 1973 के जब पास करे जाएंगे, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी एक्ट पास किया जाए और वो 9th शेड्यूल में रखा जाए, वो जुडिशियल स्क्रूटिनी से बच नहीं सकता है। अगर वो 9th शेड्यूल में रखा भी जाए, वो जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर लागू होगा। अब अगर 5th शेड्यूल के बारे में बात करें तो 5th शेड्यूल क्या है? आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, एडमिन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए होता है। जो 7th शेड्यूल होता है ये अब बताता है आपका डिवीज़न ऑफ पावर्स, जो कि आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट होती है।
और जो 11th शेड्यूल होता है ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, इन द ईयर 1992। एंड यहाँ पे जो अलग अलग पावर्स होती हैं, अथॉरिटी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑफ पंचायत्स, वो यहाँ पे सब मेंशन्ड होती हैं।